हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और 2 दिन के गैप था, तबीयत मेरी तो कुछ ठीक नहीं थी। और इसके बाद हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिक्योरिटी वाले सेक्शंस पे हम लोग आ गए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी जो सेक्शन होता है हमारा, ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जीएस से सीधे सीधे इसका मेंस में सवाल बनते हैं और यहाँ से प्रीलिम्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कंटेंट हमें मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन जो है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जो है सिक्योरिटीज़ वाले सेक्शंस पे आएंगे। और सिक्योरिटीज़ वाले में 3 आर्टिकल दिए हुए हैं और कुछ न्यूज एंड शॉर्ट्स है। तो पहले हम लोग न्यूज एंड शॉर्ट्स देख लेते हैं, जो कि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स के लिए न्यूज एंड शॉर्ट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी अधिक है। तो न्यूज एंड शॉर्ट्स को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो है आर्टिकल को हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और उसमें मेंस और प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ न्यूज एंड शॉर्ट्स को। तो लाल सागर में जहाज़ों का जो हाईजैक हो रहा है, ये मुद्दा जो है बहुत भयंकर तरीके से उठा हुआ है। और अभी जब मैं क्लास ले रहा हूँ तभी जयशंकर साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ईरान दावोस में मीटिंग हो रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वहाँ पे जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग करके और डेलीगेट्स के साथ चर्चा करके उस पर समाधान का जो है हल निकालने में जुटे हुए हैं। और भारत जो है क्या कर रहा है कि जो अपना ईरान जो भी लाल सागर में अटैक हो रहे हैं, जो हूती विद्रोही, जो यमन की हूती विद्रोहियों पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड किया हुआ है वीडियो, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो है यमन जो है, जैसे ये यमन है और ये रेड सी है। ठीक है, रेड सी। ठीक है, तो यहाँ से अरब सागर से जो भी जा रही है जहाज़ें, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि वो एक तो पहली बात कि वो रेबल्स ग्रुप है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो है इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रहा है उससे जोड़कर वो लोग अपना कहीं ना कहीं एक मौका देख रहे हैं कि हम लोग कहीं वैश्विक तौर पे अपनी स्वीकृति और यमन में अपनी स्थिति को मजबूत की जाए। और अभी अमेरिका ने भी हाल ही में जो है उसको आतंकवादी संगठन के रूप में उसको घोषित कर दिया है, आतंकवादी संगठन के उसको डिक्लेयर कर दिया है, अमेरिका ने किया है। ठीक है, और क्योंकि उसके पहले ऊपर आतंकी संगठन घोषित किया गया था, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया था ये वाला स्टेटस। लेकिन फिर से उसको आतंकवादी संगठन घोषित करके अमेरिका ने जो उसको चैलेंज किया है, तो फिर वहीं जो है यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। तो भारत के भी बहुत सारे जहाज़ों पर अटैक हुआ है। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत जो है पर्सनली अभी क्या है कि अभी देखिए ईरान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चलने लगा है। तो अभी क्या है, ईरान के साथ जो है ऑफिशियली जो है भारत सरकार के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बातचीत करके इन सारे मसलों को, क्योंकि यमन के जो हूती विद्रोहियों हैं उन लोग कहीं ना कहीं ईरान का बैकअप प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो भारत क्या कर रहा है, डायरेक्ट ईरान से बात करके अपने जो जहाज़ हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको जो है कहीं ना कहीं अपने मजबूत कर रहा है बायलैटरली। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि लाल सागर में जहाज़ों का हाईजैक होना ये एक मुद्दा है कि भारत आ रहा है, एक मालवाहक जहाज़ को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर दिया और बहुत सारे जहाज़ों पे भी वर्तमान में अटैक भी हुए हैं। ठीक है, तो अभी इसको जानते हैं कि अभी जो न्यूज़ है वो उसको समझते हैं। हाईजैक कर लिया, फिर सऊदी अरब के नेतृत्व में जो वेस्ट एशिया है और उत्तरी अफ्रीका के 9 देशों ने एक गठबंधन बनाया है। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट है कि सऊदी अरब के नेतृत्व में और वेस्ट एशिया के नेतृत्व में, वेस्ट एशिया और उत्तर अफ्रीका के 9 देशों के नेतृत्व में इसने एक गठबंधन बनाया है। कि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस गठबंधन ने क्या बोला कि इस घटना को सशस्त्र समूह द्वारा, यानी जो यमन के हूती विद्रोहियों हैं उनके द्वारा की गई समुद्री डकैती, यानी समुद्री डकैती पायरेसी बोला है। ठीक है, इसने जो इस गठबंधन ने बताया है इसको। ठीक है, कौन से, जो सऊदी अरब का लीड वाला जो 9 उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया के जो देश हैं उन्होंने बोला है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो यमन है, यमन का आप लोकेशन देखे होंगे मैप में, मैं आपको मैप तो लेकर नहीं आया हूँ बट आप देखेंगे उसको मैंने आपको कराया हुआ है शॉर्ट्स वाले सेक्शन में। तो यमन में कहीं ना कहीं उत्तरी यमन में जो हूती विद्रोही उनका अधिकार है। ठीक है, और ये क्या है कि यमन सरकार की और जो सऊदी अरब के साथ बातचीत चली, कहीं ना कहीं उसको मतलब ये लोग ख़त्म ही कर देंगे एक तरह से। तो इसके क्या है कि ये एंटी जो इस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये सरकार में इनका कब्जा चाहते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, वैसे ये भी चाहते हैं। तो यही हाल है कि ये लोग जो है जानबूझकर उकसाई वाली कार्रवाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसको मतलब ईरान जो है प्रो ईरानी सपोर्ट्स ऐसा माना जाता है, उसमें कुछ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है और है भी वो वास्तविकता में। तो गैलेक्सी लीडर नामक जो जहाज़ था वो ब्रिटिश स्वामित्व वाला था और जापानी कंपनी द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था। तुर्की से गुजरात के पीवा वाव पत्तन की ओर आ रहा था। ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो गैलेक्सी लीडर जहाज़ था, बट ये क्या था, टर्की से और गुजरात के
तुर्की से। गुजरात के पीवा पाव पत्तन, यह इंपॉर्टेंट है, ये पत्तन और जो पोर्ट्स होते हैं ना वो सब चीज़ें अगर जो न्यूज़ में रहे उसको देख लेना चाहिए एक बार। तो गुजरात का क्या है, पीवा पाव। अब ये पूछ देगा सवाल, पीवा पाव वाव जो है ये क्या पत्तन है, ये कहाँ पे है, तो आपको ध्यान देना है ये जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हजीरा एयरपोर्ट क्या है, हजीरा पोर्ट एयरपोर्ट नहीं, सॉरी, हजीरा पोर्ट, हजीरा बंदरगाह, ये कहाँ पे है, तो इसको आपको ध्यान देना, और ध्यान देना नहीं है, इसको बताना है आपको आंसर में। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा हजीरा पोर्ट, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा और मैंने पिछले इस बार कब पढ़ाया भी था इसको कि हजीरा पोर्ट के बारे में, पिछले महीने के मैगजीन्स में। ठीक है, तो इस जो जहाज़ था इसको यमन के बंदरगाह शहर जो था, कौन सा शहर, होदेइदा। तो ये क्या होता है कि कुछ लोकेशंस होती हैं, जैसे कि यूपीएससी क्या करता है, कुछ लोकेशंस को टारगेट कर लेता है, इसे यूपीपीसीएस भी कुछ लोकेशन को टारगेट कर लेता है, तो उस लोकेशंस को जरूर कुछ ना कुछ कहीं पूछते हैं सब। तो यमन का जो बंदरगाह शहर का है कौन सा, होदेइदा कहाँ पे, यमन का बंदरगाह शहर, उससे करीब जो 100-150 किलोमीटर दूर था इरिट्रिया, उसके तट पर हाईजैक कर लिया गया। तो लाल सागर को जानते हैं कि समुद्री जल की एक संकीर्ण पतली सी पट्टी होती है, ये पट्टी क्या है, स्वेज नहर और दक्षिण पूर्व की ओर बाब अल मंदेब जनसंधि, बाब अल मंदेब जनसंधि आप जानते होंगे यमन से और ये जो इरिट्रिया इसके बीच में है। ठीक है, तो इसके क्या है, इसके संधि तक बाब अल मंदेब जल संधि तक फैली हुई है। ठीक है, और ये बाब अल मंदेब संधि से होकर के अदन की खाड़ी और आगे अरब सागर से जुड़ती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो लाल सागर का व्यापारिक महत्व क्या है, लाल सागर का जो है इसलिए महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल गैस का जो आयात निर्यात है इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है ये। तो अरब देशों का कुल निर्यात लगभग क्या होता है, लगभग अरब देश जितने भी अरब कंट्री हैं उसमें 90 से लेकर के 100 मतलब पूरा जो व्यापार है कहीं ना कहीं इसी मार्ग से होकर के गुजरता है। समुद्री मार्ग से भेजा जाने वाला जो लगभग 10% कार्गो होता है लाल सागर से होकर के जाता है। जिबूती में आप जानते हो कि जिबूती का लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राई जंक्शन पे है, और यहाँ पे अमेरिका चीन और दोनों के नौसैनिक अड्डे हैं। और ये सैन्य अड्डे क्या है, जो स्ट्रैटेजी है उसकी, जो भूसामरिक जो महत्व है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, जियो पोलिटिकल उसका जो इशू है और तमाम चीज़ें जो उसकी जियो पोलिटिकल जो उसका लोकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भूसामरिक तौर पे उसको देखा जाए तो सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट वही है, ट्राई जंक्शंस है, और वहाँ पे विभिन्न देशों के जो सैन्य हवाई अड्डे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका और चीन दोनों के सैन्य अड्डे वहाँ पे हैं। तो समुद्री डकैती या पायरेसी से संबंधित जो चुनौतियाँ हैं वो क्या है कि ये क्या है कि जो समुद्री डकैती होती है, प्रमुख जो वैश्विक पोत परिवहन है चोक पॉइंट से, वहाँ से क्या करती है, व्यापार को क्या करती है, हतोत्साहित करती है, डिमोरलाइज कर सकती है। इससे क्या होगा, जो सप्लाई चेन होगा ना, वो सप्लाई चेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, और वो बाधित होगा। अगर मान लीजिए सप्लाई चेन बाधित होता है तो फिर जहाज क्या करेंगी, ये जहाज के कारण अपना रूट चेंज करेंगी। रूट चेंज करने से क्या होता है कि जो शिपिंग का बीमा प्रीमियम होता है ना वो बढ़ जाता है, उसकी क्या कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट से लेकर के अन्य सारी कॉस्ट महंगे हो जाते हैं। तो जो उत्पाद होता है वो कहीं ना कहीं जिस देश में जाता है उसके लिए क्या होता है कि वो महंगा होता है। तो जो ये अन्य चीज़ों के लिए क्या है कि अन्य सारे जो ये चुनौतियाँ यहाँ से पैदा हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अब इससे क्या होता है, परिचालन लागत बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि जो देशों की जो सप्लाई चेन है ना वो बाधित होने से क्या होता है कि इसके संलग्न अन्य जो उद्योग होते हैं, अन्य जो संबंधित क्षेत्रक जुड़े होते हैं, वे क्षेत्रक जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये इस चुनौतियां हैं बहुत सारी। और ये क्या है कि स्थानीय माफिया के साथ मिल करके सारी और जो आतंकवादी हैं और स्थानीय माफिया वो मिल करके सारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं हुती विद्रोही में। ये बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। तो भारत इससे निपटने का प्रयास कर रहा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस वक्त की ताज़ा खबर यही है कि सबसे बड़ी कि ईरान के साथ भारत जो है बायलैटरली इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो हुती विद्रोहियों के बारे में हम जानते हैं, आपको मैंने बताया अभी पहले भी है। हुती विद्रोही क्या है, यमन और हुती विद्रोही यमन सरकार के बीच में क्या है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। ये उत्तरी यमन है, इसकी सत्ता पर हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जो नॉर्थ वाला यमन है। और ये हमास और हिजबुल्लाह का भी समर्थन करते हैं, जो आपको बताया ना मैंने, इसको इसी से जोड़कर ये अपनी कार्रवाई को देख रहे हैं। और हुती विद्रोहियों को कथित तौर पे ईरान का समर्थन प्राप्त है, ये माना जाता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान देनी है। प्रोजेक्ट कूश इंपॉर्टेंट है कि रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से विकसित किए, यानी आपको ध्यान देना है स्वदेशी शब्द जहाँ गया मतलब हमने अपने खुद बनाया है,
लंबी दूरी की सतह से सतह यानी सतह से हवा में, सतह से हवा में यानी सरफेस टू एयर मिसाइल जो है LRSM पर यह आधारित वायु रक्षा प्रणाली के विकास के लिए AON प्रदान के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त किया है। और ये परियोजना कौन करेगा? DRDO करेगा। अभी वर्तमान में भारत के पास S-400 है, जिसको हमने जो है रसिया से कहीं ना कहीं जिसको मंगाया है, और ये क्या करता है कि 350 किलोमीटर तक की दूरी पे जो भी होता है स्टील्थ लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, ये इससे जो खतरा होता है उससे निपटता है। तो LRSM प्रणाली जो है सतह से हवा में मार करने वाली जो है ये बनाई जा रही है, और इसके लिए जो है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान कर दिया है। और डीकॉम किसको सौंपा गया है? DRDO को सौंपा गया है, रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, दिया इसको। अब एक आता है कि प्रिजनर्स डायलेमा जो होती है ये कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड थियोरी भी है। तो रक्षा मंत्री ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रिजनर्स डायलेमा की अवधारणा का उल्लेख किया था। ये अवधारणा है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्या है कि गेम थियरी जो है बहुत ही लोकप्रिय जो है प्रिजनर्स डायलेमा क्या है? गेम थ्योरी में सबसे लोकप्रिय गेम्स में से एक है। इसमें होता क्या है कि ये निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन जो मेकिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ये एक सबसे विरोधाभास कार्य होता है, ये दुविधा की स्थिति होती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, इससे सर्वोत्तम परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। सर्वोत्तम प्राप्त क्या से होते हैं? सहयोग से होते हैं, ठीक है। तो गेम थ्योरी क्या है? इस साइंस ऑफ स्ट्रैटेजी, इसमें प्लेयर्स को जो है सबसे बेस्ट परिणाम तक पहुंचने के लिए गणितीय और तर्कसंगत रूप से कार्रवाई करने के लिए इसमें निर्देशित किया जाता है। तो इसी का क्या पार्ट है? प्रिजनर्स डायलेमा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप इस प्रिजनर्स डायलेमा में होता है कि सबसे जो है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? सबसे दुविधा वाली जो स्थिति होती है वही होती है, ठीक है। जिसमें दो व्यक्ति क्या होते हैं? अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर सबसे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, पर कॉपरेशन से क्या होगा? इससे सर्वोत्तम परिणाम यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और इसमें जानते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो न्यूज़ में रही है, जो भी आपके जो युद्ध अभ्यास हैं वो न्यूज़ में थे, तो वो क्या होते हैं? CAPF, UPSC का एग्जाम कराता है, CAPF का, CDS का, NDA का लेकर के वनडे एग्जाम्स में। लेकिन साथ साथ क्या है कि UPSC खुद भी जो है अपने प्रीलिम्स के एग्जाम्स में इन सारे एक्सरसाइज को महत्व देता है, तो आपको जानना जरूरी है। काजिंद 2023, ये क्या है? भारत और कजाकिस्तान, नाम से आप समझ रहे हैं कजाकिस्तान, काज, ठीक है, काज और इंद मतलब इंडिया, ठीक है। तो ये क्या? भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित करने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है और ये हुआ है, ठीक है। मित्र शक्ति 2023, भारत और श्रीलंका के बीच में, बहुत ये कॉमन सी बात है, आपने कई बार पढ़ा होगा, जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और व्रज प्रहार युद्ध विपरास, ये क्या? भारतीय थल सेना और अमेरिकी की सेना के विशेष बलों के बीच में एक जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आपका न्यूज एंड शॉर्ट्स यहाँ पे होता है खत्म, बस इतना ही था। अब हम लोग आते हैं अपने आर्टिकल्स वाले सेक्शंस में। आर्टिकल्स वाले सेक्शंस में हम लोग समझेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो आप जानते होंगे हमारा जो भारत है, भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वो कहीं ना कहीं हमेशा जो है न्यूज़ में हर महीने हर साल रहता है। अब देखिए भारत का पहले तो नक्शा ही बिगड़ गया बनाते समय, ठीक है। आप देखिए कि ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया ये वाला एरिया, ठीक है। तो अभी आप जानते हैं कि इसमें कि अभी क्या है कि भारत का ये नक्शा जो है, पहले तो मैं अच्छे से नक्शा ही बना दूं। ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया वाला समझ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। अब इसमें क्या है कि इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, इधर ऊपर जो है चाइना का सीमा लगती है, यहाँ पे भूटान है। तो भूटान से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि शांतिप्रिय देश है एक। ये बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन है, म्यांमार से कहीं ना कहीं जो है, तो ये जो म्यांमार वाला इलाका है वो कहीं ना कहीं यहाँ से अवैध आप्रवासन, अवैध हथियार तस्करी से लेकर के जो नशे वाले पदार्थ है वहाँ से होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे जो है यहाँ पे आतंकवादी, टेररिस्ट, चरमपंथी से लेकर के बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये क्या होता है कि ये विद्रोह जो है, तो इस विद्रोही जो ग्रुप होते हैं क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। और विद्रोह से क्या होता है? समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अभी क्या हुआ कि म्यांमार की जो सेना थी और लोकतंत्र जो समर्थक विद्रोही थे, इन लोकतंत्र समर्थक विद्रोही थे, ठीक है, ये क्या था, इन और सैन्य गुट, इन सबों के बीच में एक क्या हुआ कि गोलीबारी हुई। म्यांमार में भी आपको पता है कि वहाँ पे सैन्य शासन लग चुका है, और सैन्य शासन लगने के कारण वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे गृहयुद्ध की स्थिति से म्यांमार गुजर रहा है, और वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या एक तरह से हुई है और अशांति का काल वहाँ पे म्यांमार में चल रहा है। आप जानते होंगे, इससे परिचित होंगे, मैंने कराया अभी इसके लिए आर्टिकल भी इस पर करा दिए। तो अभी इस पर क्या हुआ कि म्यांमार के लगभग जो है गोलीबारी हुई, तो जो म्यांमार के लगभग 1500 लोगों ने मिजोरम का जो चम्फाई जिला उसमें शरण ले ली। मिजोरम का आप लोकेशन जानते ही होंगे, तो मिजोरम के चम्फाई जिले में है, इन 1500 लोगों ने यहाँ पे शरण ले ली, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अभी क्या है कि पड़ोसी देशों में अशांति है, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है मेंस में। यहाँ से सवाल बन सकता है कि जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर अशांति है, वहाँ पे गृहयुद्ध की स्थिति है, वहाँ से अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट सवाल बनते हैं।
ठीक, तो पहले हम जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, तो भारत पहली बात की डिस्टर्बेंस से समझने से पहले क्या है कि हमको जो है थोड़ा सा इसमें पड़ोसी देशों की जो विशेषताएं हैं, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो क्या है, विशेषताओं से परिपूर्ण होते हैं। बहुत सारे वहाँ विविधताएं हैं और बहुत सारी वहाँ की जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। कि जब पहली चीज़ है कि अगर किसी के बारे में अगर जानना है तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं कि विविधता, जैसे भारत में विविधता है वैसे क्या है कि भारत के जो पड़ोसी देश है वे भी अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कारण क्या है कि डाइवर्सिटी से परिपूर्ण है। उन्हें क्या है, सांस्कृतिक है विविधता, सामाजिक विविधता, राजनीतिक और आर्थिक अनेक प्रकार की विविधताएं हैं और इसके कारण क्या है कि ये इन सारी विविधताओं से परिपूर्ण है। विषमताएं भी बहुत सारी हैं। भारत और चीन का कारण क्या है कि भारत में और चीन किसी भी अन्य पड़ोसी देश की तुलना में जनसंख्या है और आकार ये इसकी तुलना में काफ़ी कई गुना बड़े हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूँ कि अभी आप भारत के आप लोकेशंस को देखिएगा तो भारत के पास क्या है कि भारत अभी ये नीचे वाला एरिया को आप इग्नोर ऐसे, हाँ ठीक है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, यहाँ भूटान, नेपाल है, श्रीलंका है। ये सारे जो छोटे छोटे देश हैं, मालदीव से अभी विवाद हो रहा है, अभी मॉरिशस माल ठीक है रिलेशंस है, श्रीलंका से है, बांग्लादेश से है, भूटान, नेपाल, ये क्या है, म्यांमार है, ये क्या है, बिग ब्रदर सिंड्रोम से पीड़ित देश हैं। इसको बोलते हैं बिग ब्रदर सिंड्रोम। क्या बिग ब्रदर सिंड्रोम है? बिग ब्रदर सिंड्रोम ये है कि भारत अभी क्या है, जो मालदीव से रिलेशंस खराब हुए कहीं ना कहीं उसमें बिग ब्रदर सिंड्रोम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा है वहाँ पे। अभी जो विवाद हुआ उसमें फिट बैठता है क्योंकि ये देश आरोप लगाते हैं कि भारत अपने आकार में बड़ा है, जनसंख्या में बड़ा है और रिसोर्सेज में बड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर संप्रभुता का खतरा हो सकता है या कई सारे मतलब ये इन लोग मन में शंका होती है जो छोटे देश होते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि हमारे रिलेशंस पे हमारे जो डाइवर्सिफाइज जो भी संबंध हैं वो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो विषमताएं क्या है कि कई गुना जो है ये भी क्या करती हैं, हमारे पड़ोसी देशों की विशेषताएं हैं और ये क्या है कि हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो देश पे आंतरिक सुरक्षा है उस पर भी प्रभाव डालते हैं। लोकतंत्र क्या है, भारत में भी लोकतंत्र में जड़ें गहरी हैं, पर पड़ोसी देशों में देखा जाए तो अभी भी क्या है कि अभी देखिए आप श्रीलंका में स्थिति आपने देखी डमाडोल थी, मालदीव में भी कहीं ना कहीं जो सरकार है वो विदेशी इन्फ्लुएंस विदेशी प्रभाव से संचालित हो रही है। म्यांमार में स्थिति आप जान ही रहे हैं कि बिल्कुल तख्तापलट हो चुका है। बांग्लादेश में भी कई बार विद्रोह हो चुके हैं। तो ये सारी स्थितियाँ क्या है, नेपाल अस्थिर रहता ही है। तो ये एक सारे क्या है कि पाकिस्तान तो आप पूछिए ही मत। तो अब अफगानिस्तान थोड़ा सा पड़ोसी था पीओके से रिलेटेड, तो वहाँ पे तालिबान आ गया है। तो अभी क्या है कि यहाँ की स्थिति ये है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे देशों में राष्ट्र निर्माण यानी नेशन स्टेट का जो प्रोसेस होता है वो नहीं पूरा हो पाया। सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है भारत। क्या है, भारत के जो आसपास के पड़ोस हैं वो क्या है कि विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्र वाले हैं, माने यूनिफाइड यूनिटी, मतलब एक तरह से उनके बीच में क्या है कि संबंधों का जो है उस तरह से जुड़ाव नहीं हो पाया है और अपने जो नेशन मेकिंग का प्रोसेस होता है उसमें डाइवर्सिफाई होकर के उसको यूनाइटेड तौर पे इंटीग्रेट नहीं हो पाना। ये सारी चीज़ें क्या है कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस अभी वहाँ पे बचा हुआ है। बाहरी शक्तियों का प्रभाव है क्योंकि बाहरी शक्तियों से ये इन्फ्लुएंसेस होते हैं। मालदीव वाले केस में, नेपाल के केस में, बांग्लादेश के केस में हर जगह आपने देखा है यहाँ पे होगा। तो म्यांमार में गृह युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई कि सैन्य तख्तापलट हुआ था, अभी भी स्थिति वैसी बनी हुई है। और भी हालिया क्या कि सैन्य सत्ता जो रूढ़ सैन्य शासन है, जुंटा की फौज और लोकतंत्र समर्थक जो समूह है वो ब्रदरहुड अलायंस, इसके बीच में हिंसक संघर्ष चल रहा है। तो बहुत सारे जो है यहाँ पे अभी तीन निर्यातित संसद समूह हैं जो इसमें शामिल हैं। तो इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ा हमला हो चुका है, जिसे हमले को ऑपरेशन 1027 नाम दिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि इस जो हमले के कारण जो है बहुत सारे लोग विस्थापित हुए और ये क्या हुआ कि भारत का रुख क्या है कि भारत अब विस्थापित काम है भारत में हुए हैं। तो भारत सरकार का रुख क्या है कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए क्या है कि सरकार ने जुंटा के साथ जो सुरक्षा संबंधी सहयोग है उसको जारी रखा है, जो कि जुंटा जो है ऑफिशियली वहाँ पे रूल कर रहा है। ठीक है, तो ऑफिशियली नहीं कह सकते कि मतलब जिस तरह से भी रूल कर रहा है पर वो ऑफिशियली वही है तो है। तो उग्रवाद से निपटने के लिए जरूरी है कि वहाँ पे साथ सरकार के साथ जो भी वहाँ की जो प्रमुख जो आवाज़ें हैं उनके साथ हमारा संबंध अच्छा हो, उनसे संबंध अच्छा इन द सेंस कि हमारे साथ बातचीत जारी रहे, बातचीत के जो चैनल्स हैं वो खुले रहें। तो भारत सरकार ने इसे यहाँ पे सहयोग करना जारी रखा है और भारत क्या है कि अभी सकारात्मक तौर पे बातचीत की वकालत रखता है। और इसी कारण क्या है कि जो म्यांमार में जो संघर्ष है सत्ता का वो क्या है और अस्थिरता जो है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो है चिंता का विषय बना हुआ है। तो पड़ोस देश में अशांति से जो आंतरिक सुरक्षा उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की संख्या का आगमन हुआ है। इससे क्या होगा कि जनसंख्या असंतुलन पैदा होगी, अब अशांति भी फैलेगी,
कब्जा भी बढ़ेगा उन सबों का। सीमावर्ती क्षेत्रों में चरमपंथियों की घुसपैठ, नशीला पदार्थ और हथियारों की तस्करी भी बढ़ेगी। अब ये आप जानते हैं 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में देख चुके हैं, रोहिंग्या संकट के दौरान भी कुछ ऐसा देखने को हमको मिला था। राजनीतिक अस्थिरता होगी, ये यहाँ पे वहाँ पड़ोसी देश में जो खराब कानून व्यवस्था है उससे क्या है कि यहाँ के लोग आपराधिक किस्म की जो है गतिविधियों को बढ़ावा दे देते हैं। इससे क्या होगा, मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ेगी। हम कहीं ना कहीं जो नशीले पदार्थ होंगे, हथियारों की तस्करी, जाली मुद्राओं का प्रसार, फेक करेंसीज यहाँ पे बढ़ेंगी। ठीक है। और क्या है कि पूर्वोत्तर राज्य में जो है कहीं ना कहीं नशीले दवाओं के व्यापार भी भारत में फैलने की आशंकाएं हो जाती हैं। सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। जो पड़ोसी हमारे देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारे में स्थिरता, इससे क्या होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी और चुनौतियाँ ऐसा लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है पोरस जो बाउंड्री है, पोरस बाउंड्री क्या करती है, पोरस बॉर्डर क्या करेगा, जो ये खराब कानून व्यवस्था और अनेक चीज़ों का लाभ उठाकर वहाँ पे क्या होते हैं कि जो है आतंकवादी संगठन कहीं ना कहीं आम लोगों से मिल जाएंगे और फिर भारत के लिए जो है आंतरिक खतरा का ये संकेत हो जाएगा। ठीक है। आंतरिक संघर्षों में वृद्धि होगी। अब क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो आंतरिक संघर्ष, इसलिए अभी वर्तमान में आप जान ही रहे हैं, मणिपुर में बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हुआ। कुकी और मैतेई के बीच में अभी जो संघर्ष चल रहा है, वैसे अन्य सारे संघर्ष भविष्य में पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए कि ये बात हमें आती है। ठीक है। हालांकि क्या होता है कि जो कुछ भी अगर ये जो प्रवासन हो रहा है और जो भी प्रवासी लोग आ रहे हैं या जो भी आ रहा है, तो उसके बीच में भारत सरकार की जो कुछ नैतिक दुविधाएं हैं। अब ये नैतिक दुविधाएं भी पूछ सकता है सवाल कि शरणार्थियों और अवैध प्रवासन के बीच में जो है ये कुछ नैतिक दुविधाएं होती हैं। क्या होता है कि शरणार्थियों को स्वीकार करने के पक्ष में तर्क क्या है कि अभी क्या है कि सब 2-3 पक्ष है, इसको सभी आप जानिए। एक तो शरणार्थी को स्वीकार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध हो जाएगा। वो बहुत सारे आतंकवादी संगठनों द्वारा भर्ती कर सकते हैं, खतरा होता है। क्या पता वो लोग कैसे हो, नेचर कैसा हो। और वो क्या है कि भारत की में अवैध आतंकवाद से लेकर के अवैध हथियार, नशीले पदार्थ से लेकर अनेक प्रकार की चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। गवर्नेंस से जुड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि पहचान कर पाना, इनको उनकी कानूनी प्रक्रिया पूरी करना, फिर क्या है कि इनको ज़मीन देना, इनको रहना की देना, खाने के लिए देना, तमाम सारी समस्याएं हैं। रिसोर्सेज पर दबाव है, भारत की आबादी खुद ही बढ़ रही है, तो वैसे भी समस्याएं हैं। और संसाधनों का आवंटन तो है ही, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अतिरिक्त संसाधन लगेंगे वो तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि ये तो है विपक्ष में तर्क, पर क्या है कि कुछ पक्ष में भी तर्कें हैं। तो शरणार्थियों को स्वीकार करने के पक्ष में क्या क्या तर्कें हैं कि सभी देशों को शरणार्थियों को अधिकारों को बनाए रखने की गारंटी देनी चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्मेंट है, यानी कि गैर वापसी का जो है सिद्धांत, इसको महत्व देते हैं। मतलब क्या है कि यह सिद्धांत ये बताता है कि देशों को अपने अधिकार क्षेत्र से शरणार्थियों को कहीं भेजने और उन्हें जबरन हटाने से रोकता है। ठीक। अभी क्या है कि यह सिद्धांत यह बताता है कि कोई भी शरणार्थियों को ऐसे देश में वापस नहीं भेजना चाहिए जहां उनके जीवन को खतरा हो या अमानवीय स्थिति वहां पे सामना करना पड़ रहा है उनको। ठीक है। ये मानवतावाद के खिलाफ भी है। ये दर्शन जो है आप बताते हैं कि मतलब कि सभी मनुष्य को क्या है कि सभी प्राणियों, विशेष रूप से कमजोर लोगों का सम्मानजनक व्यवहार करके हर संभव सहायता करनी चाहिए। पर क्या है, आप ये बात जानोगे, वैश्विक ग्लोबल जो सिटीजनशिप की अवधारणा ये भी बताती है कि राष्ट्रीय सीमाओं से परे जो है वैश्विक नागरिकता की अवधारणा जो है ये स्वीकार है। और क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग में जो है हम ग्लोबल सिटीजन की अवधारणा को स्वीकार कर सकते हैं। तो हमें क्या है कि हमें ये जो है अवैध प्रवासन या शरणार्थियों को स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, ये बात बताती है। ठीक है। अभी क्या है, आप हमास और इजराइल के बीच में जंग जो देख रहे होंगे, उत्तरी गजा से जो लोग ट्रांसफ़र हुए हैं मिस्र में रफ़ा क्रॉसिंग से, वो मैं आपको बताता कि रफ़ा बॉर्डर से जो लोग भी क्रॉस हुए थे, मिस्र चाहता तो वहाँ भी रोक सकता था। पर क्या है कि आप वहाँ भी अब दो यही चीज़ें हैं कि या तो उन्हें मरने दिया जाए या तो फिर उन्हें वापस यहाँ पे बुला करके किसी तरह से शरणार्थी कैंप बनाकर उनको जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। और ग्लोबल ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दुविधाएं जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं कि इसके बीच का रास्ता निकालना हमें जो है सुलभ होता है। तो आप जानते होंगे कि आपको पक्ष में भी तर्क जानने हैं और विपक्ष में भी तर्क जानने हैं, तो ये लिखने में आसानी रहेगी। तो ऐसे में क्या है कि अभी क्या है कि भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, चुनौतियाँ तो हैं। तो पड़ोसी देशों में शांति लाने के लिए भारत सरकार कुछ कर क्या रही है, क्योंकि अशांति तो फैली हुई है। तो संयुक्त ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस भी हो रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन है संप्रीति होता है। ठीक है। तो अभी क्या है कि इसी तरह से बहुत सारे श्रीलंका के बीच में भी, अभी नीचे मैं पढ़ा रहा था। ठीक है। तो श्रीलंका के बीच साथ साथ जो है भारत बांग्लादेश है। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जो आप ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो कहीं ना कहीं जो है रण कौशल को, तकनीकों से और जो ये सब चीज़ों से परिपूर्ण कर रहे हैं। लोकतंत्र का भारत यहाँ के प्रबल समर्थन रहा है पड़ोसी देशों में। मानवीय सहायता तो देता ही है, जैसे अभी मालदीव में संकट आया, मालदीव में जल संकट था, ऑपरेशन नीर चलाया गया था। नेपाल में भूकंप आई थी। ठीक है। श्रीलंका में सुनामी आया। ठीक है। इसी तरह से जो है अभी श्रीलंका को भारत में हाल ही में जो है लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड किया था। ठीक है। बहुत सारे जब आर्थिक संकट आया था, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मानवीय सहायता भारत करता है। भारत का नागरिकता
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है वो आप पढ़े ही होंगे, बहुत विवाद में भी रहा था। तो ये क्या करता है, ये भी जो है 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी लोगों को जो है ये लीगल राइट देता है कि जल्दी से जल्दी नागरिकता वहाँ पे इन लोगों को मिल जाए। तो ऐसे में क्या है कि पड़ोसी देशों के कारण क्या है कि इसने जो खतरे होते हैं उससे निपटने के कुछ आगे की राह क्या है कि हमें बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत मजबूत करना है। बॉर्डर उन्नत तकनीकी और अधिक संख्या में क्या करना चाहिए, जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति करके जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको, वहाँ का बॉर्डर मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना चाहिए, सीमा सुरक्षा को मजबूत हो। इसमें मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये मेंस के लिए लिख लीजिएगा, मधुकर गुप्ता समिति ये क्या है, ये जो है सीमा सुरक्षा को जो है मजबूत करने के लिए बनाई गई थी और इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बहुत सारे रोल्स रहे हैं। अवैध अप्रवासन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि सीमावर्ती गाँव में जनसंख्यिकी परिवर्तनों का निगरानी करना बहुत जरूरी है। अवैध प्रवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इसमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए कि बहुत सारे जो समाधान करने के लिए, जैसे बहुत सारे अवैध प्रवासन की समस्या है तो उसके लिए पड़ोसी देशों के साथ क्या करना चाहिए, प्रमुखता से इस बात को उठाना चाहिए। कूटनीतिक सहभागिता का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि डिप्लोमेटिक लेवल पे जो यूएन, राष्ट्रमंडल और अनेक जो भी क्षेत्रीय संगठन है, जो क्षेत्रीय संगठन उसमें बातों को रख करके बायलैटरली, और साथ साथ क्या है कि जो संगठनिक तौर पे बात हो सकती है या प्रमुख मंचों पे बात हो सकती है उसको उठा करके कूटनीतिक जो चीज़ है यानी डिप्लोमेटिक तरीके से इन सारे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आसूचना तंत्र को समग्र यानी कि जो है इंटेलिजेंस को जो है मजबूत करना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सीमा पार आतंकवाद और क्या है तकनीक का इस्तेमाल करके एक मजबूत सुरक्षा तंत्र को हम लोग यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे समस्याएं जो थी ये क्या थी, भारत की आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो समस्या थी, जो पड़ोसी देशों में अशांतियाँ फैल रही हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दूसरा आर्टिकल आ रहा है, अब क्या है, ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन। तो पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि 2-3 न्यूज़ में क्या न्यूज़ में है, 2-3 चीज़ें हैं कि इसमें क्या है कि रूस की संसद ने जो CTBT है यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, उसके अनुसमर्थन को रद्द करने के लिए एक विधेयक को पारित कर दिया। तो वहाँ के संसद ने एक विधेयक को पारित किया, ये बात तो है। ठीक, पहली चीज़। 2-3 चीज़ें और न्यूज़ में है कि जब रूस ने CTBT से बाहर निकलने का समर्थन कर दिया तो फिर यहाँ पे क्या एक चीज़ आया, यहाँ पे एक चीज़ और भी आया कि CTBT से रूस के बाहर निकलने के जवाब में जो नाटो था वो भी क्या था, पारंपरिक सशस्त्र बलों की जो तैनाती की संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा कर दी। ठीक है, इस संधि पे 1990 में हस्ताक्षर हुए थे। तो 2 चीज़ें हैं कि अभी क्या है कि जो रूस ने वहाँ से निकलने के CTBT से निकलने के लिए संसद ने उसको अनुसमर्थन दे दिया। ठीक है, उसके रिटेलिएशन में नाटो ने भी जो है एक जो है संधि से जो है उसको आपस से अपने पैर खींच लिए। तो ठीक, 2 चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं। ठीक है, तो विधेयक पारित किसने किया, रूस की संसद ने किया CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने के लिए। ठीक है, CTBT क्या है तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। न्यूक्लियर रेगुलेशन से संबंधित ये ट्रिटी है। तो इसके तथ्य को क्या करना है कि रूस को इसका काम क्यों था, इसलिए किया कि क्योंकि रूस को अमेरिका के जो समकक्ष इसको लाना था, क्योंकि क्या है कि जो USA ने CTBT पे हस्ताक्षर किया पर इसका अनुसमर्थन नहीं किया है, तो इसको अनुसमर्थन कर लिए वापस करके रूस ने भी अमेरिका की बराबरी कर ली है, क्योंकि अभी क्या है कि दोनों के बीच में काफ़ी टेंशंस चल रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के। ठीक है, तो इस घटना से क्या हुआ है कि जो परमाणु विनियमन है, रेगुलेशन है, उसकी प्रभावशीलता के विचार को केंद्र में यहाँ पे ला दिया है। ठीक है, एक बात यहाँ पे है। दूसरी चीज़ जानते हैं कि न्यूक्लियर रेगुलेशन। अब न्यूक्लियर रेगुलेशन होता क्या है, न्यूक्लियर के बारे में आप जानते ही होंगे, जो परमाणु हथियार होते हैं, परमाणु ऊर्जा होती है, सारी चीज़ें आप समझते ही होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर, अच्छा 2 चीज़ें हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसको कमेंट करिएगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो CTBT इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। CTBT क्या है, यह संधि क्या होती है, दुनिया में कहीं भी यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, इसका नाम से लग रहा है कि परमाणु पर प्रतिबंध लगा रही होगी। दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण या किसी अन्य प्रकार के परमाणु विस्फोट पर क्या करती है, ये प्रतिबंध लगाती है। ये बात आ रही है यहाँ पे, आपको ध्यान देना है किस बात को कि दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार, मतलब कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का क्या हो, परमाणु हथियार का परीक्षण ना हो और परमाणु प्रकार का विस्फोट ना हो, इस पर प्रतिबंध लगाती है ये संधि। ठीक है, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा की बात नहीं की जा रही, तो कन्फ्यूज क्या कर देगा प्रीलिम्स में, आपको यहाँ पे ऊर्जा दे देगा, परमाणु ऊर्जा के परीक्षण।
तो परमाणु ऊर्जा अगर ऊर्जा दे दिया तो वो गलत कर देना स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे परमाणु हथियार की बात हो रही है, परमाणु प्रकार के विस्फोट की बात हो रही है। ठीक है, इस संधि को 1996 में अपनाया गया था, अभी औपचारिक रूप से लागू नहीं किया गया है। 44 विशेष मतलब क्योंकि 44 जो है देश इसका रेक्टिफिकेशन अगर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि अभी 8 देशों ने इसका रेक्टिफिकेशन किया है। कौन कौन से देश हैं? 8 देशों ने अभी तक नहीं किया है, 44 देश जो है अभी तो कर सकते हैं। ठीक है, इसका 8 देशों ने अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया। कौन कौन से, ये थोड़ा सा मैं इसको कन्फ्यूज हो गया था। 8 देश कौन कौन से हैं? चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, इजराइल, ईरान, मिस्र और यूएसए। ठीक है, तो अभी क्या है कि अनुसमर्थन अब रूस भी जुट जाएगा अब धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी क्या है कि भारत जो है यहाँ पे भारत ने इसका अनुसमर्थन सीटीबीटी का नहीं किया है। ठीक, क्या है कि भारत का तर्क क्या है कि जो है भारत का तर्क ये है कि यह संधि क्या करती है, निश्चित सीमा के भीतर, निश्चित समय सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए न्यूक्लियर वेपन स्टेट की प्रतिबद्धता को शामिल नहीं करती, इसलिए जो है भारत इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये बात बता दिया। एनपीटी है, एनपीटी क्या है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये क्या है 1968 में इसको सामूहिक किया गया था। परमाणु अप्रसार संधि था। इसका उद्देश्य क्या था कि परमाणु हथियार के प्रसार को सीमित करना, मतलब विस्तार नहीं होना चाहिए, उसको सीमित करना चाहिए। इसका 3 स्तंभ है, परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। 3 इसके स्तंभ हैं। इसी पे बात है क्या है कि भारत, दक्षिण सूडान, इजराइल और पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उत्तर कोरिया तो बाहर ही हो गया था 2003 में। ठीक है, तो भारत ने क्यों नहीं संधि की है? क्योंकि ये संधि भारत मानता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि ये क्या है, यह संधि पूरी दुनिया को परमाणु शक्ति, ये क्या करती है कि न्यूक्लियर वेपन हैव नॉट्स और हैव्स, यानी इसके पास है और इसके पास नहीं, इस दोनों देशों के बीच में इसको विभाजन करती है। ठीक है, तो जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसकी जो क्या है, इसने इस संधि के तहत IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसी को परमाणु हथियारों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है कि परमाणु हथियार हैं कि नहीं है, इसका सत्यापन कौन करेगा? IAEA, यही रेगुलेट करता है एनपीटी के थ्रू। ठीक, इसी ये संधि के थ्रू। तो IAEA के बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। तो ये देखिए, ये जो है ये क्या है, एक स्वायत्त संगठन है। इंपॉर्टेंट बात है जानना कि स्वायत्त संगठन है, जो क्या है कि जो है UNGC और UNSC को रिपोर्ट करता है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक, 1957 में आया था। क्या है, 178 देश है, भारत इसका सदस्य है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह क्या करता है, दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और परमाणु ऊर्जा संबंधी अनुसंधान, विकास और व्यावहारिक उपयोग को प्रोत्साहन देता है। यहाँ क्या बात है, यहाँ परमाणु ऊर्जा लिखा है तो इस पर ध्यान देना है। परमाणु ऊर्जा लिखा है तो गलती मत कर देना, क्योंकि ये क्या है कि इस पर ध्यान देके कि परमाणु हथियार भी नहीं लिखा है, परमाणु ऊर्जा लिखा है। तो अगर ये लिखा है कि ये IAEA जो है, IAEA देश दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रोत्साहन देता है, तो सही करना इस स्टेटमेंट को, गलत मत करना। ठीक है, क्योंकि रेगुलेट करता है। और ये हथियारों को भी पहले बात, मतलब ये परमाणु हथियार नहीं लिखा है, यहाँ पे ऊर्जा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता है कि दुनिया भर में परमाणु हथियार के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहन और सहायता देता है, नहीं परमाणु ऊर्जा, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, और ये संगठन क्या करता है, देशों में जो है स्वतंत्र रूप से जांच करता है कि वे परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये क्या है कि परमाणु और रेडियोलॉजिकल जो घटना है उस पर तत्काल और प्रभावित प्रतिक्रिया देने के लिए देशों को क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपने ये समझ लिया। तीसरा जो आता है परमाणु हथियार निषेध संधि। ये क्या है कि दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता है परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला। इंपॉर्टेंट है, UN की संधि है, 2021 में लागू हुई है, 17 में अपनाया गया था। 91 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि ये भारत मानता है कि ये संधि क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास में योगदान नहीं देती है, नहीं ये नए मानक स्थापित करती है। और ध्यान देना कि कानूनी रूप से बाध्यकारी है, बहुपक्षीय समझौता है, 2021 में लागू हुआ है, UN का संधि है। ठीक है, भारत इसका समर्थन नहीं किया हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, परमाणु हथियार निषेध संधि, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया यहाँ पे, कानूनी रूप से बाध्यकारी। और ये जुलाई 2021 में, तो काफ़ी ताज़ा है, इसको ध्यान देना आपको। ठीक है, चौथा आता है कि NWFZ परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र का उदाहरण। ये क्या है कि इसका ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण है, यानी कि रीजनल एक अप्रोच है। इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक स्तर पर परमाणु प्रसार हो और निरस्त्रीकरण के मानदंड को मजबूत किया जाए। यह अवधारणा शांति और सुरक्षा की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करती है। ठीक है, 5 संधियाँ इसके लिए, टलटेल्को की संधि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए, रोरोटोंगा की संधि साउथ प्रशांत के लिए, बैंकॉक की संधि, पेलिनाबा की संधि अफ्रीका के लिए, और सेमी पाल्स्टिंग की संधि मध्य एशिया के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ध्यान दीजिए, इतना थोड़ा सा आप बस उसको देख लीजिए कि इसके साथ 5 क्षेत्रीय संधियां हैं और ये बस है।
और एनएसजी ग्रुप है, एनएसजी ग्रुप इंपॉर्टेंट है, 1974 में बना था। इसकी स्थापना क्या है कि भारत के द्वारा जब स्माइलिंग बुद्धा जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था, इसके बाद इसको जो है स्थापित की गई थी। इसमें कुछ 48 देश हैं। तो यह क्या करता है कि परमाणु सामग्रियों के निर्यात का वाणिज्यिक उपयोग और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए, इसका लिए ये सुनिश्चित करता है, और परमाणु हथियारों के इसका इस्तेमाल में उपयोग ना हो इसको रोकता है। ठीक है, तो भारत इसकी अपनी एनएसजी की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। भारत इसके लिए प्रयासरत है और ये काम करेगा और होगा ही। एमटीसीआर का भारत सदस्य है। ये भाभी जब ये 5 साल पहले ही बना था, 4-5 साल पहले। और ये एमटीसीआर क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ये एमटीसीआर क्या है कि बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। बहुपक्षीय मतलब मल्टीलेटरल निर्यात होती है यहाँ पे। ये नियंत्रण इस पर नियंत्रण व्यवस्था भी है। करता क्या है? ये जो भी गुड्स होंगी, टेक्नोलॉजीज होंगी, उसके निर्यात नियंत्रण को लगाएगा। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिससे बृहद स्तर पे मानवीय समूहों का नाश हो सकता है, मानव की प्रजाति को खतरा होता है। वेपन ऑफ सामूहिक विनाश के जो हथियार होते हैं उसको और उसके डिलीवरी तंत्र को बढ़ावा देता है। उस पर क्या करता है? रोक लगाता है। ठीक है, नियंत्रण करता है। तो भारत सहित कुल इसमें 35 देश के सदस्य हैं। ठीक है, FMCT है, फिजल मिसाइल कट ऑफ ट्रीटी, या प्रस्तावित सभी संधि है। अभी क्या करती है ये जो है, जो हाई क्वालिटी जो यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम, इसको जो है रोकती है। आउटर स्पेस ट्रीटी है, OST, ये क्या करती है? अंतरिक्ष में जो है परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक लगाती है। भारत इसका सदस्य है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। OST क्या है? आउटर स्पेस ट्रीटी है। भारत इस पर भारत इसका सदस्य है। संधि करती क्या है कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों पर रोक लगाती है तैनाती के। ठीक है, तो काफ़ी खतरा हो जाएगा, इसलिए भारत इसका सदस्य है भी, ध्यान देना इसको। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, MTCR में, FMCT में और OST में। ठीक है, तो अभी क्या है कि वैश्विक जो परमाणु जो नियम बनाए गए हैं उसकी प्रभावशीलता कितनी है, ये बात है। उसकी सीमाएं क्या हैं, भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है और आगे की राह क्या है, तो बस इनको इतना ही समझना है। ठीक है, तो उसकी प्रभावशीलता यह है कि आम सहमति जो है ये क्या है, इसकी प्रभावशीलता यह है कि जो परमाणु दुर्घटनाओं से जो रेडिएशन होता है उसके प्रभाव से बचने के लिए IAEA द्वारा सुरक्षा IAEA द्वारा जो भी तैयार किया गया सुरक्षा मानक, उस पर वैश्विक सहमति बनाई दी गई है। ठीक है, वैश्विक जो पूरे विश्व में परमाणु भंडार में कमी आई है। ठीक है, अभी बहुत कमी आई है, शांतिपूर्ण उपयोग हो रहा है बहुत सारी जगहों पे। क्या है कि अभी बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान के लिए क्या है कि इसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी आज मैं आपको ये क्लास कर रहा हूँ, तभी मैं आपको अभी न्यूज़ देख रहा था कि चाइना ने एक परमाणु समेत बैटरी का निर्माण किया जो 50 सालों तक चलेगी बिना चार्ज किए हुए। तो ये बहुत ही अच्छा यूज है इसका, शांतिपूर्ण इस्तेमाल है इसका, और ये बहुत फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये परमाणु परीक्षणों का सीमित भी हुआ है बहुत सारा देश। अभी वर्तमान में सिर्फ उत्तर कोरिया ही जो है इसमें छटक रहा है, ईरान भी आ गया है, बट क्या है कि सीमित है। परमाणु दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तंत्र भी बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रभावशाली जो है आपातकालीन तंत्र भी है, और बहुत सारी इसके लिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है आपातकालीन तैयारियां और घटनाओं के लिए क्या है निपटने की क्षमता यहाँ पे विकसित कर सकती है। ऐसी सारी जो है जो क्षमताएं हैं IAEA की जो है प्रावधान है। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। जो वैश्विक जो परमाणु विनियमन प्रणाली है उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है कि क्या करते हैं कि जो अपर्याप्त सत्यापन प्रणाली, इसके तहत क्या है कि जो परमाणु सामग्री की अवैध तस्करी होती है, परमाणु आतंकवाद होती है, उसकी संभावना बहुत इसकी व्यक्त की जाती है। ठीक है, इससे क्या है कि जो IAEA की शक्तियां हैं, बजट है, कार्मिक समय जो लोग काम करते हैं, तकनीक संसाधन है, परमाणु प्रसार की निगरानी के लिए अप्रभावी तंत्र है, ये क्या है कि बहुत कम है। क्योंकि वास्तविक और स्तर पे अगर देखा जाए तो ईरान जिस तरह से डेवलप कर रहा है, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया डेवलप कर रहा है अपने परमाणु हथियारों के तौर पे, अन्य सारे देश भी कर रहे हैं। समस्या तो ये भी है कि आतंकवादी समूहों के पास न सब चीज़ें चली जाएँ, ये समस्या है। तो अभी क्या है कि जब जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अवैध तरीके से क्या है कि तस्करी की गई होंगी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है ना, तो अवैध तरीके से हो गई होंगी। तो इस पर क्या है कि अभी क्या है IAEA जो है कहीं ना कहीं अभी फेल रहा है, इसके संसाधन कम पड़ रहे हैं। परमाणु प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति हो रही है, बहुत सारे देश अभी टेक्नोलॉजीज क्या कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे जो है ये प्रगति कर रहे हैं और नए नए डिज़ाइन भी आ रहे हैं। कई सारे जो है ये अभी नए डिज़ाइन आ रहा है। तो ये क्या है कि जो परमाणु हथियार के चुनौतियों को रख रखाव के संबंध में ये बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो ये भी समस्याएं हैं। संधियों का ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा है। NPT, आप ईरान जानते हैं NPT का पक्षकार होने के बाद क्या कर रहा है, कई वर्षों से गुप्त तरीके से परमाणु हथियार कार्यक्रम संचालित कर रहा है। निरस्त्रीकरण पे कम ध्यान दे रहे हैं। प्रौद्योगिकियों की द्रोही प्रवृत्ति हो रही है। बहुत सारे देश क्या है कि शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए जो परमाणु प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर बाद में उसको हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिबद्धता की कमी है। बहुत सारे देश क्या है कि रणनीतिक महत्व कारण क्या है कि जो अपनी खतरों के चलते, रणनीतिक महत्व के चलते क्या है कि परमाणु हथियारों को निरस्त्रीकरण में कम रुचि रखते हैं, ये कर ही नहीं रहे हैं। देशों के बीच में ट्रस्ट डिफिसिट है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये क्या है, डिलेमा की स्थिति हो गई है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए,
तो आईईए की बजट को बढ़ाना चाहिए, बचाव संबंधी उपायों को मजबूत करना चाहिए, सुरक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए, कार्मिकों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो आईईए है उसको मजबूत करके जो भी चुनौतियां उभर रही हैं, तकनीकी प्रगति हो रही है, उस पर समीक्षा और तालमेल करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसको उसके हाथ में कार्य सौंपने चाहिए और उसको प्रभावी शक्तियाँ देनी चाहिए। नई आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करना चाहिए, जो भी भेदभावपूर्ण जो है ये क्या है कि जो हथियार नियंत्रण प्रणाली या जो परमाणु नियंत्रण जो संधियां हैं उसको क्या करना चाहिए, खत्म करके गैर भेदभावपूर्ण परमाणु हथियार नियंत्रण संधियों पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे क्या वास्तविक तौर पर परमाणु निरस्त्रीकरण सुनिश्चित हो सके। परमाणु सामग्रियों के उत्पादन के लिए जो भी सुरक्षा मानक हैं, प्रतिबंध हैं, उपाय हैं, उसको क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए और इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि सैन्य उद्देश्य के न होकर के बल्कि उसका पॉजिटिव यूज हो सके, इसका ये हमें सुनिश्चित करना है। यूएन की भूमिका को फिर से बढ़ावाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इससे हथियारों के उन्मूलन में हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, तो भारत के कुछ परमाणु के सिद्धांत हैं। अभी ये क्या है कि ये तो आगे क्लास में देख लिया, भारत के परमाणु सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है कि भारत के परमाणु सिद्धांत के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट है, हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये क्या है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस ये क्या कि भारत के ये भारत के प्रमुख परमाणु सिद्धांत है, इसको ध्यान देना आपको। तो क्या है इसके लिए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए, डिटरेंस क्या होता है कि एक जो होता है कि एक ऐसी अवस्था होती है ना, ऐसी स्थिति होती है कि उस वक्त क्या है कि हमें जो है कोई भी देश हमारे ऊपर अटैक, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, ठीक, और पाकिस्तान के देश के पास क्या है परमाणु हथियार है, तो क्या करेगा, जब मन करे तब हमें धमकी देगा, जब मन करे तब हमें अटैक करने की धमकी दे सकता है और दे भी सकता है और हथियार अटैक कर भी सकता है। तो हमारे मन में क्या भय बना होगा, अगर हमारे पास परमाणु हथियार आ जाता है तो, और पाकिस्तान के पास भी आ जाता है, अब पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी है भी मान लेते हैं, और हमारे पास परमाणु हथियार आ जाता है, तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान भी एक बार हिचकेगा कि नहीं हमको अटैक नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये भी अटैक कर रिटेलिएट कर दे। तो ये क्या मन में भय है, तो ये डिटरेंस की स्थिति होती है। ठीक, डिटरेंस यही है, इसी को बोलते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। मतलब क्या है कि हमें पास ये एक जायज़ बात है कि एक न्यूनतम सुरक्षा मिल जाती है, गारंटी मिल जाती है कि नहीं हमारे पास हथियार है, तो हमारे पास हम भी सेफ हैं और हमारे अंदर ये भी कॉन्फिडेंस है कि दूसरा वाला व्यक्ति जो है अगर अटैक करेगा तो हम भी अटैक करेंगे। तो क्या है कि इससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें, जैसे अमेरिका और रूस कभी भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे क्या है दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। यहाँ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस काम करता है। डिटरेंस की अवस्था यही है कि दोनों के बीच में युद्ध यहाँ पे रुक जा रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि भारत का ये मानना है कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए हम परमाणु हथियार बना रहे हैं और रख रहे हैं। ठीक है, न्यूनतम मात्रा में परमाणु हथियारों का निर्माण करना है और उन्हें अपने पास बनाए रखना है। नो फर्स्ट यूज, हम पहले अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, पहले भारत किसी भी देश पे परमाणु हमला नहीं करेगा, अगर किया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी, ये बात भारत की है। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट है कि कोई भी देश भारत पर पहले परमाणु हमला करता है तो बदले में क्या है बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करेंगे और उसे असहनीय क्षति दी जाएगी, ये बात तीसरी बात है। और चौथी बात क्या है कि परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी हमले का आदेश देने का अधिकार कौन करेगा, परमाणु कमान प्राधिकरण के पास माध्यम से केवल क्या होगा, असैन्य राजनीतिक नेतृत्व, यानी कि जो हमारा जो पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप है वही डिसीजन करेगी परमाणु कमान प्राधिकरण के माध्यम से। ठीक है, जो भी जवाबी कार्रवाई होगी उसका आदेश देने का अधिकार। और भारत क्या है वैश्विक स्तर पे सत्यापन योग गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए, परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लिए प्रतिबद्ध है। 5 जो है परमाणु के सिद्धांत भारत के हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि जो CTBT से रूस जब बाहर निकला तो नाटो ने भी क्या बोल दिया, नाटो ने भी अपने पारंपरिक सशस्त्र बलों की तैनाती की संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा कर दी। इस पर 90 में हस्ताक्षर हुए थे, 1990 में। तो ये संधि क्या थी कि अटलांटिक महासागर और उराल पर्वत के बीच में टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू विमान, वाहक, भारी तोपखान की तैनाती पे क्या करना था, एक अधिकतम संख्या निर्धारित करती थी और उससे अधिक जो है नहीं होने देती थी। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था कि जो नाटो और वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थे इस क्षेत्र में निर्धारित संख्या में बराबर हथियारों की तैनाती करने पे सहमत हुए थे। ठीक है, तो इसी को नाटो ने जो है इसको निलंबित कर दिया इसके जवाब में। ठीक है, तो वार्सा ट्रीटी को क्या बोलते हैं, वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं। ये एक राजनीतिक और सैन्य संगठन था जिसे 1955 में स्थापित किया गया था। वार्सा पैक्ट क्या था, USSR और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच में समझौता था। इसके किसके बीच में, इसको नाटो के जवाब में इसको लाया गया था। ठीक है, इसमें कौन से देश थे, अल्बानिया थे, बुल्गारिया था, चेकोस्लोवाकिया था, पूर्वी जर्मनी था, हंगरी था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और कुछ जो अन्य इलाके थे जो भी क्या थे कि ये USSR के पार्ट थे, वो सारे इसमें शामिल थे। ठीक है, तो अभी क्या है कि USSR बिखर जाने के बाद में ये फिर जो है ये भी टूट गया था वार्सा पैक्ट भी। ठीक है, तो वार्सा ट्रीटी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से फेल्ड हो गई थी।
तो ये सारी चीज़ें थी। अभी हमने आज देख लिया, आज की क्लास काफ़ी लेंदी भी हो गई है, तो फिर हम लोग कल जो है बस एक आर्टिकल बचा हुआ है, स्पेस वारफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष पृथ्वी पर हमारे भविष्य की कुंजी हो सकता है, यह कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि अंतरिक्ष पर प्रभुत्व का अंतिम अर्थ क्या क्या होगा। जॉन एफ कैनेडी साहब ने ये बोला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये अंतरिक्ष के लिए, इसको कोट कर सकते हैं आप मेंस में। तो मैगजीन को यही समाप्त कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, धन्यवाद।